कोई भी एक जो होता है जो स्मॉल बिजनेस स्केल वाला होता है, एसएमईज वाले जो लोग हैं, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज वाले, तो उनको किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? उनकी मार्केटिंग पे करना चाहिए, या पहले उनको खुद को एज अ ब्रांड बनाना चाहिए और उसके बाद उनको प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए? आपका क्या इसमें है ओपिनियन? देखो, ब्रांड तो बाद में बनेगा, पहले तो बिजनेस बनाना पड़ेगा। सर लेकिन पर्सनल ब्रांड भी तो बन सकता है। देखो, पर्सनल ब्रांड जो होता है ना, वो भी अल्टीमेटली बिजनेस ही होता है, पहले ब्रांड बाद में बनता है। ठीक है, आप पर्सनल ब्रांड से क्या मतलब है आपका? लाइक फॉर एग्जांपल, किसी बिजनेस ओनर को आप आइडेंटिफाई करते हो कि उसका एक ग्रेट ब्रांड है। जैसे हम फिर सर आपका एग्जांपल लेते हैं, karangarg.com इज अ पर्सनल ब्रांड, हम्म, और आपका जो बिजनेस है वो IFW है। तो सर अगर आप हम लेट्स इमेजिन कि हम अगर करण गर्ग को एज अ ब्रांड परसीव करें, तो उसके बाद अगर वो कुछ शुरू करते हैं तो उसके चांसेस ज़्यादा नहीं है कि वो अच्छा हाई। सो उसमें दोनों चीज़ें हैं। करण गर्ग इज अ ब्रांड और नॉट अ ब्रांड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दे हैव ही हैज डन इन हिज बिजनेस। हम्म। ब्रांड अगर बिजनेस से बना है तो ये एक राइट। परसेप्शन हो गया। तो ये बात है, आज मुकेश अंबानी एंड रिलायंस आर इक्वल इन ये ब्रांड, राइट। तो हम, बिकॉज हम जानते हैं मुकेश अंबानी को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं बिकॉज जियो है पीछे, हाँ, रिलायंस है पीछे, तो वो अगर उसकी रतन टाटा सर थे तो टाटा का एग्जैक्टली। तो बिकॉज बिजनेस वॉज अमेजिंग, हम्म। दैट्स वाई वी रिकग्नाइज द पर्सनल ब्रांड। एंड फिर पर्सनल ब्रांड में उनकी बात, उनका बात करने का तरीका, उनका मार्केट परसेप्शन, जो लोगों का प्रति उनका रिलेशनशिप है, वो सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो टू आंसर योर question in a different perspective, brand will come in later into the picture. First the business has to be correct, okay, the business has to be consistent, तो वो कन्वर्ट होगा ब्रांड के अंदर। बिजनेस और ब्रांड में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि एक बिजनेस जो होता है वो रेगुलर रेट्स के ऊपर मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करता है और डिसेंट प्रॉफिट बनाता है। हाँ। जब वो काम आप बहुत अच्छा करते हो और आपके सारे कॉम्पिटिशन से सबसे अच्छा करने लग जाते हो, तब आप एक ब्रांड बनने के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो। ब्रांड इज अ ब्रांड ओनली बिकॉज दे चार्ज प्रीमियम। हाँ। They can charge premium only because they know that they are the best in the market among their competitions, या and that's why people are ready to pay them more also, right? तो कोई भी ब्रांड बनेगा तभी बनेगा जब बिजनेस इस लेवल पे आ गया है कि यू आर among the best in the market and you are charging premium and people are happily paying you the premium, and because you are charging premium, then you have the resources and the profits and the financial might to scale up the business faster, right? So पहले बिजनेस सही बनाना पड़ेगा, फिर ब्रांड पे बात आएगी। अगर मैं बात करूं कि एक अच्छा बिजनेस बनाने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो और ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको हम साइड में रखें एक बार, तो मेरे हिसाब से आप मेरा अभी हाथ दिख रहे हैं जा, राइट। तो मेरे हिसाब से इसको बहुत सिंपल तरीके से क्वांटिफाई करना हो तो ये एग्जांपल मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, मेरे लिए भी और हमारी टीम भी यूज़ करती है। ओके। अपने हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, आप ये मान के चलें कि अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट आपने कर लिया है, शुरुआत के 2-3 सालों के अंदर आपने अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट या आपका सर्विस कह लीजिए, उसका मार्केट फिट पूरी तरह से टेस्ट कर लिया है, और अब मार्केट में आपको पता है किस प्राइस पे आपका प्रोडक्ट बिकेगा, कौन से टारगेट सेगमेंट में वो बिकेगा, तो इसका मतलब आपने अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट सेटअप कर लिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज प्रोडक्ट मार्केट फिट, तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन कीजिए। प्रोडक्ट मार्केट फिट इज कि आप जो भी सेल करना चाहते हैं उसके लिए मार्केट में बायर अवेलेबल हो गया है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि किसको बेचना है, ठीक है, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट एवरीबडी इज बायर, या राइट है। सो आप जो भी बेचना चाह रहे हैं, सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, उसके लिए एक बायर आपने आइडेंटिफाई कर लिया जो अवेलेबल है, टारगेट आपका क्लियर हो गया है, और उसको जिस प्राइस पॉइंट पे आप वो बेच सकते हो वो आप बेच पा रहे हो, ओके, ठीक है, और उसके अंदर आप डिसेंट प्रॉफिट बना पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मार्केट फिट। अगर आप ऐसी कोई चीज़ बना रहे हो जिसके लिए टारगेट मार्केट आपको पैसा ही नहीं दे पा रहा जितना आप मांग रहे हैं, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट मार्केट फिट में भी गड़बड़ है, ओके। या मार्केट जो क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा है वो अभी तक आप अचीव ही नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट मार्केट फिट में गड़बड़ है। तो वो जो इम्बैलेंस अगर बैलेंस्ड वे में हो रहा है, तो इसका मतलब यू हैव रीच्ड योर प्रोडक्ट मार्केट फिट। तो इस हाथ में ये जो पाम है, इसको आप मान लें आपके प्रोडक्ट मार्केट फिट है। फिर ये जो 5 उंगलीज है उसको मैंने मेरे हिसाब से डिवाइड किया है, दिस इज एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस एंड ऑटोमेशन, ओके। ऑपरेशंस। मैंने ऑपरेशंस को ही ऑटोमेशन माना है। अच्छा। मैंने आपका HR हो, आपका मार्केटिंग ऑटोमेशन हो, आपका ऑपरेशनल ऑटोमेशन हो, हाँ, वो फाइनेंस एक ऑटोमेशन हो, उस सबको मैंने ऑटोमेशन में ही डाल दिया है, और आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट का R&D, प्रोडक्ट का लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग, वो सबको मैं प्रोडक्ट मार्केट फिट में ही एक बार मान के चल रहा हूँ, ओके। तो इसको अगर एक कोहेसिव तरीके से समझे, आपका एडवर्टाइजिंग ऑन पॉइंट होना चाहिए जो आप मार्केट में समझाना चाह रहे हैं। तो एडवर्टाइजिंग से को अगर सिंपल वर्ड्स में समझे, नॉर्मली लोग क्या होता है एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सेल्स की जब बात करते हैं ना, हाँ, तो वो वर्ड्स तो बड़े सिंपल लगते हैं पर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सेल्स एक जैसे ही है, एक राइट। जैसे ही लगता है हाँ, हमको right. कि भाई ठीक है, से मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ उसका मतलब मैं एडवर्टाइजिंग भी कर रहा हूँ और सेल्स भी कर रहा हूँ, बाकी तीनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ आपको, तो एडवर्टाइजिंग इज द मैसेज,
द मैसेज अबाउट योर ब्रांड, ठीक है। ओके अभी जैसे हम यहाँ पे आपका लोगो देख रहे हैं, राइट, तो योर लोगो विल कम अंडर द एडवर्टाइजिंग पार्ट, ठीक है, कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कलर्स हैं, क्या फॉन्ट्स है, व्हाट इज योर कैप्शन एंड एवरीथिंग, ये सब आपका मैसेज है। मैसेज मीन्स योर हाउ योर एड इज कमिंग अप। अगर आप सोशल मीडिया पे आपका कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो क्या कहना चाह रहा है, अगर आप न्यूज़पेपर में कोई ऐड दे रहे हैं तो ऐड कहना क्या चाह रहा है, किस लैंग्वेज, किस टोन में, किस स्टाइल में आप अपनी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज एडवर्टाइजिंग। सो दैट इज द मैसेज। ओके मार्केटिंग इज द स्ट्रैटेजी, राइट, कि आप कब कौन सा ऐड कहाँ देंगे, कितने ऐड देने हैं, ओके फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी क्या टारगेट रहेगी, ऑडियंस ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, टारगेट ऑडियंस क्या रहेगा, हम कोई ऑफर चलाएंगे, हम कोई स्ट्रैटेजिक मूव करेंगे, हम एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, हम कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट है। हम कितने लोग मार्केट में कहाँ प्लेस करेंगे, वो सारी चीज़ें जो आपकी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, ठीक है। दैट ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन योर बजट ऑफ मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। सो दैट इज द मार्केटिंग पार्ट। तो मार्केटिंग इज द बिगर टर्म जिसके अंदर एडवर्टाइजिंग एक पार्ट है। एंड देन थर्ड कम्स द सेल्स। सेल्स को सिंपल वर्ड में समझे तो इट इज कन्वर्जन बेसिकली, राइट। तो एडवर्टाइजिंग इज द मैसेज, मार्केटिंग इज बेसिकली द स्ट्रेटजी पार्ट, एंड थर्ड योर सेल्स इज बेसिकली द कन्वर्जन, द एंड सेल, जहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, राइट, चाहे वो ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, ऑफ द शेल्फ हो रहा है, ऑन द काउंटर हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है। तो जो सेल्स टच पॉइंट है आपका, जहाँ पे एंड सेल हो रही है, दैट इज द सेल्स पार्ट, राइट। ये तीनों ऑन पॉइंट होना चाहिए आपके बिजनेस के अंदर। अगर इन तीनों में एक अच्छी सिनर्जी है, ठीक है, दैट मीन्स आप मार्केट में आपके कस्टमर को सही तरीके से अट्रैक्ट करके अपनी सेल कन्वर्ट कर पाए, ओके राइट। आपने एडवर्टाइजिंग बहुत कर ली, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत बड़ी बड़ी बना रही है, पर आपके सेल्स पॉइंट पे गड़बड़ है मेरा, ठीक है, तो भी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और सेल्स वाला टीम तो परफेक्ट है, स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त बनाई, पर मैसेजिंग में गड़बड़ है, ठीक है। आप क्लियरली समझा ही नहीं पा रहे कि आप हो क्या, या आप अपने सही टारगेट ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं, आपका टारगेट ऑडियंस जो है हिंदी में सुनना चाहता है आपके बारे में, आप इंग्लिश में समझा रहे हो, राइट। तो ये तीनों चीजें ऑन पॉइंट होनी चाहिए। देन आई टॉक्ड अबाउट फाइनेंस, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, बिकॉज एवरीथिंग बक स्टॉप्स एट फाइनेंस ओनली अल्टीमेटली। तो आप अगर एक बिजनेस कर रहे हैं अच्छा, और एक कोई स्केलेबल बिजनेस बन रहा है, या अर्ली स्टेज में आपका बिजनेस है, हर लेवल पे फाइनेंस हैज टू बी ऑन पॉइंट। सो यू शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि फाइनेंस जैसे ही गड़बड़ हुआ, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा नीचे, राइट। तो यू हैव टू कंट्रोल योर फाइनेंस प्रॉपर्ली। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ऑटोमेशन इन बिजनेस। वो आज के जो समय के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जहाँ हम बात करते हैं ब्रांड्स के साथ में एज ए कंसल्टेंट, तो हमारा ऑटोमेशन पे बहुत जोर रहता है। तो आपकी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस के अंदर, उसमें सब जगह पे ऑटोमेशन कितना अच्छे तरीके से यूज़ हो सकता है। तो आपने जैसे जानते ही, कई बड़ी बड़ी कंपनीज है जो ERPs इंप्लीमेंट करती है, राइट। आप कोई भी कंपनी होती है तो आजकल CRM टूल्स इंप्लीमेंट करती है, राइट। फाइनेंस के कई सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंप्लीमेंट होते हैं, राइट। टेली इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ फाइनेंस, राइट। ERPs के अंदर SAP इंप्लीमेंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स इंप्लीमेंट होता है। CRM में जैसे Zoho जैसी कंपनीज हैं जिनके CRMs हैं, ये सब कंपनीज अलग अलग मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड करती है फॉर सर्टेन डिपार्टमेंट्स, और इस सिंक्रोनाइज्ड वे में पूरा ऑटोमेशन एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लाने का भी प्रोवाइड करती है। कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा ऑटोमेशन टूल किस बिजनेस के लिए सेटिस्फाई करेगा उसकी रिक्वायरमेंट, दैट्स डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। कोई बिजनेस को हो सकता है सिर्फ CRM में सफिशिएंट, उनको बाकी डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन पर भी इन्वेस्ट या एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग होते हैं जो फुल्ली इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल सीमेंट प्लांट्स है, टेक्सटाइल प्लांट्स हैं, तो वो जो है वो SAP पे जाएंगे या माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स पे जाएंगे। सो एवरी इंडस्ट्री हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ ऑटोमेशन स्ट्रक्चर्स दैट दे फॉलो, और हम भी उनको उसी हिसाब से कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं उनके साथ में। सो दिस इज समथिंग इन अ सिंपल वे। आई एम सॉरी आई हैव टेकन इट अ बिट फर्दर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बट हाँ, ये वो चीज़ें हैं जो कि एक बिजनेस को अगर सेंट्रलाइज वे में अगर संभाल लिया जाए, तो बहुत अच्छे से उसको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ और स्केलिंग जो है मिल जाती है।